जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूरे एनवायरनमेंट में फ्लो कर रही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी ही डिटेल वीडियो होने वाली है ये, और इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ कि अग्निवीर है क्या, अग्निवीर स्कीम आई क्यों, इसके पीछे मंशा क्या है, इसका असर सरकार की तरफ से यानी सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका, यानी हमारी गवर्नमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यूथ्स के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और भारतीय सेना, यानी मैं बात करूं भारतीय सेना की तो इसमें आपकी सेना की तीनों विंग शामिल हैं, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आते हैं। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं इस पूरे बातचीत में, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अग्निवीर की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस चीज़ को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी पूरे मार्केट में है, पूरे इन्वायरमेंट में है, और स्पेशली इस चीज़ को इतना ज़्यादा फ्लेयर अप कर दिया गया है कि लोग ये समझने में ही असफल हो गए हैं कि अग्निवीर की वास्तविकता क्या है। आपको भ्रमित करने के इतने सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि आपको ऐसा लगने लगा है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो कि एक सैनिक के लिए इस्तेमाल भी नहीं किए जाते। एक सैनिक केवल शहीद होता है, और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कि वो केवल मरने के लिए हैं, वो तो पेड मर्सेनरीज हैं, सॉरी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत होगा एक सैनिक के लिए। देखिए, जो ये अग्निवीर आपके सामने शब्द आया, अग्नि और वीर को मिला के ये शब्द बनता है। ये वो लोग हैं जो अपने जज्बे, अपने हौसलों से इतने बुलंद हैं कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना से वो पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना में जो भी भर्ती होती है जवानों की, भारतीय सेना किसी को इन्विटेशन नहीं देती। ये एक वॉलंटियरी सर्विस है, ये एक स्वेच्छा से की जाने वाली सेवा है। यदि आप में जज्बा है अपने देश सेवा करने का, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तो बिल्कुल भारतीय सेना आपको बुलाती है। एक निश्चित मापदंड पे आपको आंका जाता है, एक निश्चित आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग के पश्चात आपको रिस्पेक्टिव आपकी यूनिट्स, स्क्वाड्रन या फिर फ्लीट में भेजा जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये अग्निवीर होते क्या हैं, तो पहली बात तो अपने दिमाग से हमें ये चीज़ निकाल देनी है, अग्निवीर नाम का और कुछ सैनिकों का कार्यकाल ज़्यादा और कुछ सैनिकों का कार्यकाल कम क्यों। जी हाँ, विश्व के लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस सभी के लिए, यानी कि अनिवार्य सैन्य सेवा करना आवश्यक है। यानी उन देशों में हर युवा, हर व्यक्ति सैनिक है, उसके पास विकल्प ही नहीं है कि वो सैनिक ना हो। तो जैसा कि आपकी जानकारी होगी, दुनिया के आबादी के मामले में हम कभी नंबर 1 पे और वर्तमान में नंबर 2 पे चलने वाले देश हैं। एक ऐसा देश जिसकी प्राकृतिक सीमाएं समुद्र से, पहाड़ से, जंगलों से, यानी हर तरह की प्राकृतिक सीमा भारत के पास है। तो हमें अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी सेना यंग हो, यानी नौजवान हो। अगर आप ये कहें कि अग्निवीर जो है वो भारत में ही इसको लागू किया गया है, तो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। पूरा सत्य यह है कि दुनिया के बहुत सारे देश दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, इस चीज़ को अपना चुके हैं। और इस चीज़ को जब उन्होंने अपनाया, और ये इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि हमें सेना को यंग रखना है। और भारत के पास ये ज्वलंत उदाहरण है 1999 का कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के बाद पता चला हमें कि हमारे जो सीमाएं हैं इतनी दुर्गम और विषम परिस्थितियों में हैं कि उनको हमें मेंटेन करने के लिए यंग फोर्स चाहिए। यंग फोर्स से मेरा मतलब कमांड लेवल से लेके, यानी जो व्यक्ति उस टुकड़ी को कमांड कर रहा है उसकी भी उम्र इतनी होनी चाहिए, उसका फिजिकल इंड्योरेंस, उसकी फिजिकल क्षमता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपनी टुकड़ी को लीड कर सके और युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। इसी चीज़ को मेंटेन करने की मंशा से, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को कवर करने से पहले इसको 3 भागों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहला आपका जो भाग होगा उसमें हम ये समझेंगे कि अग्निवीर को लाया क्यों गया और इसका हमारे समाज पे और युवाओं पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरा सरकार की दृष्टि से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्निवीर जो सेवा है ये वर्तमान समय में केवल 4 साल के लिए सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना में शामिल करने का मतलब है कि इनके चयन प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, इनके प्रशिक्षण में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमने अपने स्टैंडर्ड पे, यानी सेना के स्टैंडर्ड पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब जब ये सेना में आ चुके, उचित प्रशिक्षण भी इन्होंने लिया है, तो आपके पास ऑप्शन है।
सरकार इसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी कर रही है कि ये जो रिटेंशन यानी कि 4 साल के बाद अब तक जो बात हो रही थी कि केवल 25% लोगों को अग्निवीर के तौर पे रेगुलर सोल्जर बना दिया जाएगा और उन्हें रेगुलर फौज में शामिल कर दिया जाएगा जिनकी पेंशनेबल सर्विस होगी, इसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है। इनके कार्यकाल को 7 साल बढ़ाने पे भी कार्यकाल को 7 साल करने पे भी चर्चा चल रही है। तो सरकार समीक्षा कर रही है। देखिए, कोई भी पॉलिसी जब बनी तो पॉलिसी बनती है, उसे परिपक्व होने में, मैच्योर होने में समय लगता है। कोई भी चीज़, यहाँ तक पेरिस का एफिल टावर भी एक दिन में नहीं बना था, उसके लिए भी काफ़ी प्लानिंग की गई थी, काफ़ी शोध किए गए थे, तब जाके बना था। कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसका असर हमें तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन इसको हम इस चीज़ से जोड़ लें कि हम भारतीय सेना का नाश कर रहे हैं या भारतीय सेना के अंदर हम 2 फाड़ में बांट रहे हैं उसे, ये बिल्कुल गलत होगा। एक नॉर्मल सोल्जर भी जब यूनिट में आता था, पहले भी एक फौजी होने के नाते और एक रेजिमेंट से संबंध रखने के नाते मैं आपको ये बात बिल्कुल बखूबी बोल सकता हूँ कि जब एक सैनिक आता है यूनिट में, चाहे वो अधिकारी ही हो चाहे वो सैनिक हो, उसे समय लगता है पूरी तरह से एक सैनिक और अधिकारी बनने में। आप कंधे पे 2 तारे लगा के सीधा लेफ्टिनेंट साहब बन के या फिर आप सीधे फ्लाइंग ऑफिसर बन के अधिकारी नहीं बन जाते। आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, आपको अपने आप को उतना सक्षम बनाना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप अधिकारी बनते हैं। और जो ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि अग्निवीर केवल सैनिकों के साथ अन्याय है, समाज के मध्यम वर्ग के साथ अन्याय है, तो ये सरासर गलत है। ये पॉलिसी इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स के मामले में बहुत पहले से चली आ रही है, जिसके लिए आप सभी लोग जानते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से अधिकारी जो होते हैं केवल 5 साल के कार्यकाल के लिए आते हैं और उसके पश्चात यदि वो एक्सटेंड करना चाहें तो मैक्सिमम 14 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें वो जॉब छोड़ के दूसरे ऑप्शन को अपनाना पड़ता है, यानी बाहर आके कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर अपना पर्सनल बिजनेस जो भी वो करना चाहें कर सकते हैं। तो ये अग्निवीर स्कीम इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या एयरफोर्स के अंदर बहुत पहले से चली आ रही है अधिकारी वर्ग पे, लेकिन क्योंकि समानता की बात हो रही है तो इसे सैनिक वर्ग के लिए भी लागू करने की बात हुई। अभी तक हम ये बात कर रहे हैं, समाज के अंदर आपने सुना होगा, लोग बातें करते हैं कि अग्निवीर आए, 4 साल बाद वो क्या करेंगे। जी हाँ, 4 साल बाद आपके पास ऐसा महसूस होता है कि अब हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय कि समाज में हम लोगों को क्या कहेंगे, यानी हमारे पिताजी हमारी माताजी क्या बताएंगे कि हमारा बेटा नौकरी छोड़ के आ गया है। नहीं, ये नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच की सेना के अंदर कोई जगह नहीं है। सेना के अंदर सकारात्मक सोच की जगह है। यहां केवल सकारात्मक जिंदा रहती है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड ही जिंदा रहता है यहां पे। जब आपको पता है कि सामने गोलियां चल रही हैं और मेरे टोटल 2 आदमी बचे हैं, लेकिन ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना है, तो वो ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब ये 2 लोग ये सोचेंगे कि हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसे नहीं आता जो आप बातें कर रहे हैं इस तरह की कि मतलब ये सैनिक जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, सॉरी, ये गलत सोच है। सेना इज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बुलाती है, आप काम करिए, देश सेवा करिए, आपको पूरा दर्जा उसी चीज का दिया जाएगा। किसी भी सिस्टम में अगर गलतियां हैं तो उसमें सुधार का हमेशा स्कोप होता है और हमारी सरकार भी इस पे विचार विमर्श कर रही है और जो जो सुधार करने की आवश्यकता है उस पर काम भी हो रहा है। अब हम बात करें कि यदि 4 साल बाद आप रिटायर हो रहे हैं तो अभी तक कितने इंतजाम किए जा चुके हैं। आपको सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में 10% का रिजर्वेशन, आपका कंपटीशन अग्निवीरों से ही है। 10% रिजर्वेशन आपको सीधे सीधे मिलता है क्योंकि आप एक ट्रेन्ड सोल्जर हैं, आपके पास मौका है, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है। आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एग्जाम्स दीजिए, आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप अग्निवीर के बाद सीडीएस करके बतौर अधिकारी बन के आइए भारतीय सेना में। एफकैट क्लियर करिए, सीडीएस क्लियर करिए, एनसीसी स्पेशल एंट्री से आप आइए, आप लॉयर बन के आइए, आप इंजीनियर बन के आइए, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। भारतीय सेना आपको इन चीजों से वंचित नहीं करती। यदि आप एक विद्यार्थी भी बन के ये काम करते हैं तो आपको अपना कैरियर सेटल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। यहां तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। सरकार आपको एक हैंडसम अमाउंट भी दे रही है 4 साल के बाद। यदि आपको लगता है आप बेरोजगार हो रहे हैं तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कि 19 साल की उम्र में अग्निवीर बनते हैं और 23 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं, आपके हाथ में क्या होगा। अगर हम माने कि आपने 50% भी अपनी सेविंग की तो कम से कम 10 लाख रुपए आपकी सेविंग, सरकार की तरफ से एक मुश्त दी जाने वाली राशि 11,70,000 रुपए, लगभग 22 से 23 लाख रुपए। यदि आप इतना पैसा अपने पेरेंट्स से भी मांगेंगे तो आपको कोई नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि अग्निवीर बहुत अच्छी एंट्री नहीं है या एक बहुत अच्छा फैसला नहीं है सरकार का, तो आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि आप इसमें आके काम करिए, मत ज्वाइन करिए। और आप अपना अप्रोच पहले से ही नेगेटिव क्यों रख रहे हैं। आप अपने आप को 75% की श्रेणी में क्यों रखते हैं। आप उन 25% की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकते जो रेगुलर सोल्जर बन जाएंगे।
जब आपने पहले दिन से अपनी एंट्री से ही सोचना शुरू कर दिया कि हमें 75% में आना है, तो आपने तो ऑलरेडी अपने आप को रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया। आप अपने आप को सिलेक्टेड लिस्ट में डालिए। सेना के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच के लिए ही जगह होती है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करें, बहुत लोग कहते हैं कि 4 साल बाद हमारी तो लाइफ खराब हो गई, हमारे साथ ये हो गया। भाई, इसे गवर्नमेंट ने अग्निवीर के अलावा टूर ऑफ ड्यूटी का भी नाम दिया है, यानी आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है अपने देश की सेवा करने का, और आपके पास विकल्प है कि अगले 4 साल के बाद आप कहीं और भी ज्वाइन कर सकें, किसी और जॉब में भी जा सकें। और यदि आपने मान लीजिए किसी कारण से, हालातों की मजबूरी की वजह से आपने बतौर अग्निवीर ज्वाइन किया था, आपके पास और भी ऑप्शन है कि अब आप अधिकारी वर्ग में जाके एक ऑफिसर बन के ज्वाइन करें। आपके पास एक्सपीरियंस है, पैसा है। मान लीजिए आप ये भी नहीं कर पाते हैं, अगर 10% की रिजर्वेशन में भी आप अपने आप को फिट नहीं मानते हैं और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो फिर आप सोच सकते हैं अपना बिजनेस करने का। आपके पिताजी या आपके पेरेंट्स आपको 20 से 22 लाख रुपए देने में एक बार झिझकेंगे, लेकिन अगर वो आपका अपना पैसा है, सारे बैंक्स आपको लोन देने के लिए तैयार होंगे। आपके पास 4 साल का अनुभव होगा देश दुनिया का, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का अनुभव होगा, आपके पास प्रेरणा का स्रोत होगा। आप अपने शहर से बाहर निकल के नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। हो सकता है इनमें से कोई आपको ऐसी प्रेरणा दे जाए कि आगे चल के आप IAS, IFS या फिर IPS ऑफिसर बन सकें। आप अपने दायरे को सेना तक ही क्यों सीमित रखना चाहते हैं और एक ही नौकरी में संतुष्ट क्यों रहना चाहते हैं? आपको तो सेना विकल्प दे रही है कि आप 4 साल बाद अपने कैरियर को चेंज करिए। अग्निवीर के ये फायदे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे, आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी होंगे, आप एक सिविलाइज्ड और एक वेल डिसिप्लिन्ड नागरिक होंगे इस देश के। पूर्ण रूप से आप अनुशासित नागरिक होंगे जिसकी मांग हर जगह होगी। यदि आप में काबिलियत है और आपने अपनी काबिलियत सेना में साबित की, तो आप पहले ही उन 25% में आ जाएंगे। लेकिन पहले दिन से ही यदि आपने अपनी नकारात्मक सोच रखी, तो आप जरूर, कोई आपको रोक नहीं सकता, हर हाल में आप उन 75% में ही आएंगे। तो कृपया करके इस 75% की ध्यान देने की बजाय आप ग्लास को आधा भरा देखिए, ग्लास को आधा खाली मत देखिए। जो लोग आपको ये भ्रमित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम बेकार है, देखिए पॉलिसीज रिवाइज होती रहेंगी। यदि सेना को महसूस होगा कि इस अग्निवीर, हम फैसला लेने वाले कोई नहीं है, जिन लोगों ने फैसले लिए हैं उन्होंने बहुत स्टडी करके लिया है। ये फैसले हम और आप नहीं लेते, ये सेना के हित में, देश के हित में फैसला लिया गया है। यदि इस फैसले में कोई खामियां नजर आएंगी तो उस फैसले को अवश्य सुधारा जाएगा। तो आप ये सोच के कि हमारा अभी पहले 4 साल होने तो दीजिए, ये इसके बाद सरकार ऑलरेडी अभी रिवाइज कर रही है। वर्तमान में सरकार के अंदर विचाराधीन है कि इस कार्यकाल को 7 साल किया जाए, टेक्निकल ट्रेड्स को परमानेंट किया जाए। इसके अलावा जो आपके कार्यकाल को 7 साल करने के साथ साथ आपको सारे वो बेनिफिट्स दिए जाएं जो एक रेगुलर सोल्जर को दिए जाते हैं, और उसके बाद आपको बाहर भी सेटल होने में मदद की जाए। हम सब इसी देश के नागरिक हैं, मैं इसी सेना से ताल्लुक रखता हूं। मैं भी समझता हूं कि कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो शुरू में समस्याएं आती हैं। जब ये पॉलिसी आई तो इसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आईं, पर ये समस्याएं हमें नए नए एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोकती। हम अपने वेपन सिस्टम में भी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, यानी कि अपने हथियारों की खरीद फरोख्त में हम कोई कमी नहीं कर रहे। हम अपनी सेना के अपग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं। विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं, इसलिए ताकि हम और बेहतर बने। तो पूरा मकसद सेना को यंग रखना है, यानी कम उम्र के सोल्जर्स, कम उम्र के लोग रोटेट होते रहें ताकि इंडियन आर्मी हमेशा यंग बनी रहे, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये हमेशा यंग बने रहें। लेकिन यदि इससे, मान लीजिए कि इससे काम करने में और सेना को चलाने में किसी तरह की कोई समस्या होगी, तो इसके ऊपर अवश्य विचार किया जाएगा, और सरकार विचार कर भी रही है, और इसमें बदलाव भी आएंगे समय से। जो समय समय पर बदलाव आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। अब हम बात करें कि युवाओं के लिए इसकी क्या आवश्यकता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी आबादी दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 पे होती रहती है। इतने बड़े देश के अंदर हर व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दिला पाना, सरकार छोड़िए, यदि ईश्वर स्वयं भी आ जाए तो वो नहीं दिला सकते। जरूरी है कि आपकी काबिलियत इतनी बेहतर हो कि आप टॉप लेवल के कॉम्पिटिशन्स क्लियर करें। अगर आप टॉप लेवल के कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने लायक नहीं है, तो आपको इस तरह की स्कीम्स का तिरस्कार करने की बजाय इनको अपना के और अपने भविष्य को सुधारने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको सेना कभी नहीं कहती जबरदस्ती कि आप आइए और ज्वाइन करिए। यदि आपने ज्वाइन किया है तो आप पूरे दमखम के साथ ज्वाइन कीजिए और अपने आप को साबित कीजिए कि आप सबसे बेहतरीन हैं, और किसी भी हाल में आप 25% के अलावा तो सोच भी नहीं सकते। आप उन 25% में ही आइए। आप क्यों 75% की तरफ सोचते हैं? इन 25% में आएंगे अगर आप, तो आपको कभी भी कोई जॉब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी में अपग्रेडेशन के लिए सोचिए।
आप एक रेगुलर सोल्जर बन जाएं। रेगुलर सोल्जर बनने के बाद वहां से भी आपके पास अधिकारी बनने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दीजिए इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, या फिर एसीसी क्लियर कीजिए, आर्मी कैडेट कॉलेज, एक रेगुलर ऑफिसर बनिए। स्पेशल कमीशन ऑफिसर एससी एंट्री से आप अधिकारी बन सकते हैं एक जवान से। उसके बाद आप रेजिमेंटल कमीशन या आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं उसके माध्यम से भी अधिकारी बन सकते हैं। आप अपने जीवन में अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ना कि चीज़ों में कमियां निकालने का। इस चीज़ के लिए सेना में कोई जगह नहीं है। सेना हमेशा अभाव में काम करती है और अपने रिजल्ट को अंजाम देती है। भारतीय सेना दुनिया की एक बेहतरीन सेना इसीलिए कहलाती है क्योंकि कारगिल के युद्ध में, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, उन जवानों ने और उन शहीदों ने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके पैरों में जूते या कपड़े थे या नहीं। उनके सामने एक ही जज्बा था, अपने देश को किसी के आगे झुकने नहीं देना और अपने वतन का सिर नहीं झुकने देना। यही भारतीय सेना का जज्बा है और इसी जज्बे और जुनून के साथ भारतीय सेना काम करती है। तो ये जो आप सुन रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया के अंदर जो ये चीजें आती हैं कि भाई अग्निवीर से तो युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्यों? आप अपना भविष्य घर में रह के बना रहे हैं। यदि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी स्पेशलाइज्ड पढ़ाई को, चाहे वो केटरिंग बिजनेस हो, चाहे वो MBA की पढ़ाई हो, आप ये ना करते हुए यदि आप अपने घर में बैठे हैं तो आप अपना भविष्य नहीं बना रहे हैं। बल्कि बेहतरी इसमें है कि भले ही आप 4 साल के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, आप जाइए 4 साल ज्वाइन करिए, देश दुनिया देखिए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करिए, अपने पैसों को बचाइए और आके बिजनेस करिए या फिर उससे जिंदगी में और बेहतर कीजिए, बजाय ये देखने की कि इस स्कीम में ये कमियां हैं। देखिए, बदलाव सृष्टि का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव होते रहेंगे, पॉलिसीज में भी बदलाव आएंगे, सब कुछ होगा। जो पॉलिसीज गलत होंगी उनमें सुधार किया जाएगा, जिनसे आप और हम केवल समीक्षा नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों की, इसकी समीक्षा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो इसकी समीक्षा कर रही हैं। भारतीय सेना के अंदर भी इन चीज़ों की बहुत समीक्षा की जाती है और ये देखा जाता है कि ये चीज़ें कितनी कारगर साबित हो रही हैं। तो युवाओं के लिए ज़रूरी है कि अपनी उसी जोश और जज्बे के साथ वो काम करें और सरकार ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर विचाराधीन है कि जो ये युवा हैं 4 साल बाद जब ये निकलें तो इनको कोशिश किया जाए लेटरली पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जिसके लिए 10% रिजर्वेशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। स्टेट पुलिस के अंदर आपको कंसिडरेशन दिया जा रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपको छूट दी जा रही है। ये छूट आपको एज अ नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं मिलेगी ना। यदि आप जाएंगे तो आप यदि रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अग्निवीर हैं तो आपके पास हमेशा आरक्षण है। आपके साथ एक इज्जत और एक रिस्पेक्ट की भावना है लोगों की। हर किसी को यह लगेगा कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं और इस तरह से धीरे धीरे करके देश का युवा जो है वो अनुशासित भी होता चला जाएगा। आप केवल एक पहलू मत देखिए कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, और 4 साल बाद भी अपने आप को, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अपने आप को 75% में मत रखिए, अपने आप को आप 25% में शामिल कीजिए। युवाओं के लिए दूसरी जो समस्या आती है, खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया में, ये सोच है कि 4 साल बाद जब हम इस 4 साल के दौरान हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम शादी भी नहीं कर सकते, और 4 साल बाद जब हम शादी का टाइम आता है तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप अपना टारगेट क्यों बना के चल रहे हैं कि 4 साल बाद ही आपको शादी ही करनी है? आप अपने जीवन में अपना स्तर बढ़ाइए। यदि किसी कारण से आप 25% में नहीं आ सके तो आप अपने जीवन का स्तर और बेहतर करिए। आपके पास अनुभव है, पैसा है, पढ़ने का मौका है, आइए पढ़ाई करिए, कंपटीशन क्रैक कीजिए और सीधे बड़ी पोजीशंस पे जाइए। IAS बनिए, IPS बनिए, इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बनिए, फ्लाइंग ऑफिसर बनिए, ऑफिसर रैंक पे यानी अधिकारी रैंक पे ज्वाइन कीजिए। आपको कोई नहीं रोक रहा इस चीज से। हम जिंदगी में सब कुछ बेहतर होने के लिए करते हैं ना, थोड़ा और बेहतर बनिए। अब हम बात करें कि इससे युवाओं के जीवन पे क्या असर पड़ता है। जी हाँ, मैं इस बात को नहीं नकारूंगा। हम उसी समाज से आते हैं जहां लोग आपके ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन क्या यदि जीवन में आप कभी विफल होते हैं और आपके ऊपर यदि कोई उंगली उठाता है तो आप क्या अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? नहीं। आप अपने आप को दोबारा इकट्ठा करते हैं, खड़े होते हैं, दोबारा लड़ते हैं और समाज के उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हैं जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, और आप और बेहतर करते हैं। जिस चीज के लिए आपका मजाक उड़ाया गया था उससे और बेहतर करते हुए और आप बेहतरीन काम करते हैं और उससे ऊंचे मकाम पे पहुंचते हैं। आप इसके लिए प्रयास कीजिए, इस चीज पे मेहनत कीजिए, बजाय ये देखने के कि हम 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। यदि आप एक अग्निवीर हैं और कोई आपकी शादी की बात करता है तो अगर आप रेगुलर हो गए तो भी आपकी शादी होगी, और अगर नहीं हुए तो आप उससे बेहतर करिए। अगर आप एक अधिकारी बनते हैं, कहीं पे किसी और जॉब में जाते हैं या अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण समाज में मौजूद हैं। मैंने जो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात की, जो ऑफिसर्स आपके 5 साल बाद अपना टेन्योर खत्म करके या 9 साल बाद या 14 साल बाद खत्म करके आते थे, क्या वो सेटल नहीं है?
क्या वो लोग जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करते? जो सोल्जर्स 15 साल में नौकरी छोड़ के आते थे, बहुत तेरे ऐसे एग्जांपल्स हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के। इसके अलावा जो 15 साल की नौकरी करके जो सोल्जर्स, एयरमैन या फिर कॉर्पोरल सार्जेंट्स जो ये नौकरियां करके आए हैं, इन्होंने समाज के अंदर बहुत अच्छा किया है। इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी पोजीशंस हासिल की हैं। आपके पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं। आप इनसे प्रेरणा लीजिए, इनकी प्रेरणा से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और कृपया करके भ्रमित ना होइए। आप लोगों की स्टेज वो है जहां आप अपने जीवन को संवार भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। एक गलत गाइडेंस आपको पूरी तरह से समाप्त कर सकती है और एक मोटिवेशन आपको जिंदगी के उस शिखर पे पहुंचा सकता है जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कृपया करके चीजों से भ्रमित ना होइए और अग्निवीर की कमियां देखने की बजाय उसकी खूबियां देखिए, उसके प्लस पॉइंट देखिए। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, आप फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड आदमी बन रहे हैं, आपके पास एक नाम है, एक पोजीशन है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने के लिए सबसे आगे आएगा। आप पूरी तरह से एक इक्विप्ड, बेटर आर्म्ड यानी हथियारों से लैस व्यक्ति बन रहे हैं। एक ऐसे युवा बन के आप तैयार हो रहे हैं जिसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, अपना दिमाग अपनी जगह पे है। आप अपनी पढ़ाई करिए, अपनी मेहनत करिए और बेहतर करिए जिंदगी में। हम बात करते हैं देशभक्ति की। हम सेना में केवल देशभक्ति के जज्बे से ही आते हैं। यदि बात देशभक्ति की ही है तो इससे सरकार पे क्या असर पड़ता है, सरकार के राजस्व पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अग्निवीर की सोच केवल इसलिए नहीं थी कि भारतीय सेना को यंग रखना है। भारतीय सेना के खर्चे को भी कम करने के इरादे से इस स्कीम को लाया गया है। लाने का इसका मकसद यही था कि हमें जो पेंशन का बर्डन है, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली धनराशि का जो बर्डन केवल सेना में जो दिया जाता है, उसको थोड़ा कम किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सके, युवाओं को इस बात की आज़ादी दी जा सके कि वो चाहे तो किसी और जॉब में जा सकते हैं, किसी और प्रोफेशन को चुन सकते हैं। और यदि परिस्थिति वैसी हुई कि खुदा ना खास्ता कल को अगर हमें आवश्यकता पड़ी, देश में सैनिकों की कमी पड़ी, तो हम इन युवाओं का इस्तेमाल कर सकें। क्या ये चीज़ें पहले से नहीं हो रही? एनसीसी करने वाला हर बच्चा फौज में तो नहीं जाता, हर बच्चा सेना में अधिकारी या सेना में सैनिक तो नहीं बन पाता, लेकिन वो इस देश की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर है। तो जैसे आप एनसीसी करते हैं, ज्वाइन करते हैं और एनसीसी में ग्रेजुएट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में, उसी प्रकार से अपनी सोच को बदलिए और ये सोचिए कि आप 4 साल के लिए देश सेवा के लिए आए थे और कल को जब आपके देश को इसकी जरूरत होगी तो आप पुनः अपने देश के लिए एक ट्रेन मैन पावर के रूप में मौजूद हैं और आप किसी और सेक्टर में जब जाएंगे तो वहां आपको जॉब मिलेगा। तो सरकार का यह सोचना है कि वो एक ट्रेन्ड मैन पावर यानी एक डिसिप्लिन्ड यूथ तैयार कर रही है जो किसी भी सेक्टर में जाएंगे। हजारों आपके पास ऐसे एग्जाम्पल हैं कि सेना से निकले हुए सैनिक और अधिकारी जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां भी अपने डिसिप्लिन, अपने जज्बे को वो बरकरार रखते हैं और वो रिजल्ट देते हैं जो कोई भी नहीं दे पाता। तो अपने आप को उस लायक बनाइए, उस मकाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सेना में ही रहना है तो मेहनत करिए, 25% में आइए, किसी कारण से ना आ सके तो अधिकारी बन के वापस आइए। जज्बा इतना ऊंचा रखिए, अपने हौसले इतने बुलंद रखिए कि हर रुकावट आपके आगे घुटने टेक दे। आगे बात करते हैं सरकार की। इससे फाइनेंशियली पेंशन में कमी होगी, युवाओं को ट्रेंड कर सकेंगे, स्किल्ड मैन पावर तैयार होगी, एक डिसिप्लिन्ड यूथ तैयार होगा और इन सबसे बड़ी चीज जो होगी इन सब में, देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। और ये लोग जब बाहर जाएंगे जॉब लेने तो उन लोगों के मुकाबले जो अग्निवीर नहीं थे ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और इसीलिए जगह जगह पे इन्हें रिजर्वेशंस भी दिए गए हैं। तीसरी जो सरकार की मंशा थी, आप देख रहे हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध, इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध, दुनिया भर में लड़ाइयां चल रही हैं। पिछला अगर आप इतिहास उठा के देखें, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें हम, तो इन दोनों लड़ाइयों के अंदर एलाइड फोर्सेस बनी थी, यानी देशों का ध्रुवीकरण हुआ था। यदि 2 से 3 देश अगर एक देश के सपोर्ट में शामिल हो गए तो सारी दुनिया युद्ध में शामिल होगी। और इमेजिन करिए भारत जैसा वृहद देश जिसके 2 दुश्मन दोनों तरफ हैं, पाकिस्तान और चीन जिसके पास इतनी विशाल सेना है, या फिर पाकिस्तान की भी हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं और इन तीनों युद्धों में हमें महसूस हुआ कि हमारी सेना को यंग और मजबूत होने की आवश्यकता है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकार की सोच और सरकार की पहल इस दिशा में थी कि हमारी सेना यंग रहे, हमारी सेना नौजवान रहे हमेशा, और किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए युद्ध में हम हर तरह से तैयार रहें। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि यह पॉलिसी बनी तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, बिल्कुल कमियां हैं। यदि हम नकारात्मक तरीके से सोचना शुरू करें और देखना शुरू करें तो हमें इसमें केवल कमियां ही कमियां नजर आएंगी। तो भारतीय सेना का जो जॉब है वो केवल एक जॉब नहीं है, ये देश सेवा भी है, ये देश के प्रति आपकी निष्ठा भी है, देश के प्रति आपके देशभक्ति का कर्तव्य भी है। और यदि इसे हासिल करना है तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की सर्विसेज वॉलंटरी सर्विस हैं।
स्वेच्छा से की जाने वाली सेवा है। भारतीय सेना किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाती, यह अधिकार आपके पास है। यदि आप सोचें कि उस तरह के सोल्जर आएंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। एक फौजी होने के नाते मैं इस चीज से बिल्कुल पूरी तरह से इनकार करूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे सैनिक किसी भी हालत में नकारात्मक सोच रखें। सैनिक का जज्बा वो होना चाहिए, हमें प्रेरणा लेना चाहिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे से, हमें प्रेरणा लेना चाहिए जदुनाथ सिंह से, और जितने लोगों ने परमवीर चक्र हासिल किए वो हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन लोगों को पता था कि वो कभी लौटेंगे नहीं, फिर भी अपने देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय सेना इसी जज्बे से चलती है। तो सरकार की नीतियों में कमियां हो सकती हैं, हमें आपको पूरी स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन हम पूरी तरह से यह भी नहीं कह सकते कि सरकार की नीतियां बिल्कुल गलत हैं। इसके पीछे जो मंशा और सोच है वो अच्छी है, उसे सुधारने की आवश्यकता है, जिस पे सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। तीसरी बात, ये मेरे व्यक्तिगत सुझाव हैं और ये किसी से प्रेरित नहीं है और ना ही किसी की भावना को आहत करने के लिए है। कुछ एक सुधार जो हमारी सरकार सोच सकती है इसके ऊपर हमें करने चाहिए। जो हमारे पास 4 साल बाद ये अग्निवीर ट्रेंड होकर आते हैं, इन्हें पूरी तरह से लिटरली इंडक्ट किया जाना चाहिए, एक संक्षिप्त अभ्यास देके, यानी एक छोटी सी ट्रेनिंग देके इन्हें लिटरल इंडक्शन इनका होना चाहिए। चाहे वो स्टेट पुलिस के अंदर हो, चाहे वो सीआरपीएफ जिसके अंदर आपकी आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और आपके बीएसएफ शामिल हैं, इसके अंदर हम इन्हें लिटरल इंडक्शन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पूरी तरह से ट्रेन्ड सोल्जर्स मिलेंगे। तो इनके मापदंड को लगभग समाप्त करते हुए, इन्हें एक संक्षिप्त ट्रेनिंग देते हुए 4 से 5 हफ्ते की आप इन्हें सीधे सीधे उनमें रेगुलर सोल्जर्स के रूप में शामिल कर दीजिए। यदि आप ये कर देते हैं तो इस समस्या को बहुत हद तक हासिल किया जा सकता है, जो युवाओं के पास अनिश्चितता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर जो ये ट्रेन्ड मैन पावर आती है आपकी, इनको सिक्योरिटी गार्ड ना बना के इनकी काबिलियत के अनुसार कुछ बेहतरीन पोजीशन पे भी हम रख सकते हैं। और यदि ये बिजनेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते हुए लोन प्रोवाइड करे। अग्निवीर का वो रिजर्वेशन इन्हें सब्सिडी अपने बिजनेस खड़े करने में भी मिले, तो भी ये समस्या काफी हद तक सॉल्व की जा सकती है। इसके अलावा तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं, अगर हमारा ये मानना है कि भाई अग्निवीर हमने बना तो दिए, जो 75% आए इनका क्या करें। अब इनके लिए जो हमने रिजर्वेशन दिए हैं, यदि ये काफ़ी नहीं है तो स्टेट लेवल पे इसकी समीक्षा की जाए और अलग अलग राज्यों के स्तर पे भी इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि ये जितने भी यूथ्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब किया जाए और इनकी काबिलियत का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके, ये देश के निर्माण में अपना पूरी तरह से योगदान दे सकें। और जैसा कि अभी विचाराधीन है कि अग्निवीर की जो 25% की सीमा थी उसको बढ़ा के 40% या 60% करने के लिए सरकार विचार कर रही है, तो ये चीज़ भी अगर हो जाती है तो बहुत ही बेहतरीन ये एक कदम होगा सरकार की तरफ से, जो युवाओं को पूरी तरह से आश्वस्त करेगा इस बात से कि उनका भविष्य सुरक्षित है और उनकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जा रही है। और इससे फायदा भारतीय सेना का भी होगा, हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगी, लंबे समय के लिए मिलेगी, उन्हें सेट होने में समय लगता है, और जब वो ट्रेंड होकर पूरी तरह से हमारी रेजिमेंट या हमारी पलटनों की मेन धारा में शामिल हो जाएंगे तो वो हमारे लिए एक नायाब हीरे के तौर पे साबित होंगे। इसके अलावा सरकार इस बात पे भी विचार कर सकती है कि इस अवधि के दौरान यदि वो चाहें तो सेना के दायरे में रहते हुए और ऑपरेशनल कमिटमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए उन्हें पढ़ने की अनुमति दी जाए, अपनी शिक्षा और योग्यता को बढ़ाने का अनुमति दिया जाए, ताकि जब वो सेना से बाहर निकल के आएँ तो वो सीधे एग्जाम्स दें और उन एग्जाम्स में सफलता पाने की उनकी गारंटी भी शामिल हो उनकी मेहनत के बल पे। सरकार इस तरह के, यानी सेना के अंदर भी इस तरह का माहौल बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास सेना में पढ़ने लिखने पे कोई पाबंदी नहीं होती, हर चीज़ के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ पे इनको पढ़ने का मौका दिया जाए और ये अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करते हुए वहाँ से ज़िंदगी में और बेहतर करें। इस पूरी समस्या को सबसे पहले मैंने आपसे ये बताया कि अग्निवीर है क्या, अग्निवीर लाने के पीछे मंशा क्या है, अग्निवीर का युवाओं पे क्या प्रभाव है और युवाओं को अपनी सोच किस प्रकार से रखनी चाहिए, और अग्निवीर का सरकार का क्या नज़रिया है और सरकार को इससे क्या फ़ायदे हैं, और अग्निवीर से होने वाले नुकसान और अग्निवीर के प्रति सुझाव। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, ये सुझाव मेरे व्यक्तिगत सुझाव हैं, मेरे अनुभव के आधार पे मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। यदि मेरे विचारों से किसी को कोई समस्या होती हो या किसी को कुछ अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए मेरा कोई इरादा आपको आहत करने का नहीं है, और ना मैं किसी पॉलिसी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं केवल अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ। लेकिन मेरी युवाओं से यही अपील है कि आप भ्रमित ना होते हुए अपने लक्ष्य की तरफ देखें, और लक्ष्य देखें जब तो पूरी तरह से पॉजिटिविटी देखें, यानी पूरे सकारात्मक सोच के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और आपका लक्ष्य है अपने आप को पहले सिलेक्ट कराना, एक मकाम तक पहुंचना, और उसके बाद ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना। आप जहां हैं वहीं पे आपको नहीं रुकना है, आपको उससे बेहतर करना है, आगे बढ़ना है। किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं आपको मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं।
तो कृपया करके समाज में या फिर सोशल मीडिया पे जो ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं उन पे ना ध्यान दे के आप अपनी भविष्य को सुरक्षित करिए अपने, और अपनी पूरी मेहनत को केंद्रित करिए अपने सिलेक्शन पे। अग्निवीर स्कीम पूरी तरह से गलत नहीं है, कुछ कमियां जरूर हैं इसमें जो समय के साथ सुधारी जा रही हैं और आगे भी सुधारी जाएंगी। तो आप इसका पॉजिटिव साइड देखिए और इसका फायदा उठाइए। और अगर आप में देश सेवा का जज्बा है, आपके अंदर जुनून है वर्दी पहनने का, तो पूरे दमखम से लग जाइए। हर चीज़ में कमियां और गलतियां होती हैं, हमारे अंदर भी अच्छा बुरा होता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कमियां नहीं है। हम अगर किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी इस चीज़ की व्यवस्था है, और हमारे समाज में भी अगर अच्छी चीज़ें हैं तो कुरीतियाँ भी हैं। उसी प्रकार से इस पॉलिसी में जो कमियां हैं सरकार उसे समय से अवश्य सुधारेगी, और अभी इस पर कार्य चल भी रहा है। तो ऑल द बेस्ट, बेहतर करें आप लोग अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।